नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। न्यूज 24 बिहार झारखंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है। बिहार में 3 फेज में चुनाव होगा। 28 अक्टूबर को पहले चरण का चुनाव होगा। इस बहस में, इस चर्चा में हमारे साथ हैं इस वक्त डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक हैं और बिहार के राजनीति में काफी अच्छी समझ रखते हैं। सर, ये बताइए, सबसे पहले न्यूज़ 24 बिहार झारखंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। और सर, आज चुनाव आयोग ने फैसला ले लिया कि बिहार में 3 चरणों में चुनाव होगी। तो सर, सबसे बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के सामने कि इस एक तरफ कोरोना का संकट और दूसरी तरफ लोगों को सुरक्षित रखते हुए चुनाव संपन्न कराना। बजाते सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, जब लोग गए थे कि जो परिस्थितियां हैं वो चुनाव कराने लायक नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, चुनाव आयोग इसके लिए सक्षम है। और अगर चुनाव आयोग को लगता है कि चुनाव हम करा लेंगे तो ठीक है, ये उनका जुरिस्डिक्शन में आता है, ये वो तय करेंगे। और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि 14 और 15 सितंबर को जब हमारे लोग आए थे बिहार में, तो उन्होंने पूरी जानकारी ली थी, ग्राउंड लेवल की जानकारी ली थी कि इस परिस्थिति में क्या चुनाव संभव है, नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियों का कंसेंट लिया गया था, और जगह से भी फीडबैक लिया गया था, अधिकारियों से भी फीडबैक लिया गया था। तो चुनाव आयोग निश्चित रूप से हमें लगता है कि इसकी पूरी तैयारी कर चुकी है, और अगर नहीं तैयारी करती तो इस तरह से चुनाव में वो जाती ही नहीं। और आप देखेंगे कि कम समय में, मतलब 5 दिन का अंतर रखा गया है। अगर 28 अक्टूबर को पहले फेज का चुनाव है तो दूसरे फेज के चुनाव को देख लीजिए, बस 5 दिन के बाद है। 3 नवंबर को है, फिर 7 को है, 4 दिन के बाद फिर चुनाव है, और 10 नवंबर को काउंटिंग के बाद इस प्रक्रिया को। लेकिन जिस तरह के गाइडलाइन चुनाव आयोग ने दिए हैं, जिस तरह से पीपीई किट की बात की है, उन्होंने मास्क की बात की है कि इतना पीपीई किट हम प्रोवाइड करेंगे, इतना मास्क प्रोवाइड करेंगे, डिस्टेंसिंग ऐसे पालन होगा। नॉमिनेशन के लिए उन्होंने कहा कि अगर आप चाहें तो आपको नॉमिनेशन जो है वो ई नॉमिनेशन के माध्यम से भी आप नॉमिनेट कर सकते हैं, और उसकी हार्ड कॉपी आपको जमा करना। सर, आप बात कर रहे हैं पीपीई किट की, आप बात कर रहे हैं ग्लव्स की, आप बात कर रहे हैं मास्क की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि चुनाव आयोग ने ये कहा है कि जो भी मतदान कर्मी होंगे उनके लिए पीपी किट अवेलेबल कराएंगे, उनके लिए ग्लव्स अवेलेबल कराएंगे, उनके लिए मास्क अवेलेबल कराएंगे। लेकिन जो गरीब जनता है उसका क्या होगा? वो कहाँ से पीपी किट लाएगी? वो कहाँ से मास्क लाएगी? कैसे जाएगी? वो कैसे वो लाइन में खड़ी रहेगी? हाँ, ये एक चुनौती तो है, लेकिन इसके पहले जो इस तरह की चीज़ आई थी कि एक ग्लव्स प्रोवाइड किया जाएगा हर मतदाता को, वो डिस्पोजेबल ग्लव्स होगा कि वो मतदान करेंगे उस ग्लव्स से, और फिर वहीं पर वो उसको रख देंगे, और फिर वो दूसरे मतदाता जाएंगे, वो अपना फिर ग्लव्स पहनेंगे, उससे मतदान करेंगे, चले आएंगे। जहाँ तक मास्क की बात है, तो मैं तो समझता हूँ कि निश्चित रूप से चुनाव आयोग, चूँकि अभी तो चीज़ें बहुत स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन अगर एक बूथ पर 1000 मतदाता को कहा गया है कि वो वोट डालेंगे, तो 1000 मास्क की व्यवस्था जरूर होगी। और वो शायद उस दिन प्रोवाइड किया जाए कि जो लोग लाइन में लगेंगे, अगर उनके पास अपने मास्क नहीं होंगे तो चुनाव आयोग उनको मास्क प्रोवाइड करेगी, जैसा कि लगता है। एक डिस्टेंसिंग का मामला है, डिस्टेंसिंग को तो मेंटेन करेंगे ही, लेकिन मास्क तो एसेंशियल है। चूँकि ये जो कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ही तो होकर के जाता है, और अगर उनके पास मास्क भी नहीं होगा, वो कतार में खड़े होंगे, और कोई व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक भी होगा, तो एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति तो उनको दे देगा, तो वो मतदान करने जाएंगे और बदले में वो कोरोना लेकर के आएंगे, उस वायरस के शिकार होकर के आएंगे। तो मैं नहीं समझता हूं कि चुनाव आयोग या जो जहां पर बूथ पर इस तरह की व्यवस्था होगी, तो जो भी मतदान कर्मी से लेकर के और वहां जो उसके जो जिम्मेवार पदाधिकारी होंगे, वो बिना मास्क के किसी मतदाता को अलाउ करेंगे। चुनाव आयोग के द्वारा मास्क प्रोवाइड किया जाएगा, या वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उनके द्वारा प्रदान किया जाएगा, या राज्य के द्वारा प्रदान किया जाएगा, लेकिन बिना मास्क के मैं नहीं समझता हूं कि किसी मतदाता को, जिस गरीब मतदाता के बारे में आप कह रहे हैं, वो देखने को मिल रहा है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो सक्षम नहीं हैं। लेकिन सर, ये तो आप उन मतदाताओं की बात कर रहे हैं जो मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे, लेकिन उनके साथ क्या होगा जो काफ़ी ओल्ड एज के हैं या जो कोरोना पॉजिटिव हैं?
वो कैसे अपना मतदान कर पाएंगे? बिल्कुल, तो ये जो वैसे मतदाता जिनके बारे में सीनियर सिटीजन हैं, जिनके तरफ आपका इशारा है, तो उनके लिए तो आज चुनाव आयुक्त ने कहा है कि उनको बैलेट पेपर प्रोवाइड किया जाएगा और वो उसी के माध्यम से जो हैं पोस्टल बैलेट के माध्यम से वो वोट डालेंगे। अब उसमें चुनाव आयोग कितना सक्षम हो पाती है नहीं हो पाती है तो देखने वाली बात होगी कि क्या वो हर सीनियर सिटीजन को जो कि जाने के बाद वो रिस्क जोन में आते हैं या कोमॉर्बिड कंडीशन में हैं, वो हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक हैं या हार्ट फेलियर में चल रहे हैं, रीनल फेलियर में चल रहे हैं या इम्यूनो कम्प्रोमाइज हैं, तो क्या उनके लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था होगी जिसके माध्यम से वो भेजेंगे। अब अगर उतना करने में चुनाव, जैसा कि कहे हैं चुनाव आयुक्त ने कहा है, क्या आपको लगता है इसमें कुछ गड़बड़ होने का भी चांसेस है? चूंकि अब हर व्यक्ति तक जो पोस्टल बैलेट है वो पहुंच जाए, उपलब्ध हो जाए, थोड़ा इसकी संभावना दिखती नहीं है कि अब हर व्यक्ति के पास, अगर सीनियर सिटीजन कितने हैं, चूंकि 3.5 करोड़ तो युवा मतदाता हैं, 18 से 39 वर्ष के मतदाताओं की संख्या 3.5 करोड़, अगर 7 करोड़ 79 लाख जो हैं मतदाता हैं अगर बिहार में, तो 3.5 करोड़ तो युवा मतदाता हैं जिनकी उम्र 18 से 39 के बीच में है। लेकिन जो बाकी मतदाता हैं उनकी उम्र अगर 60 से ऊपर है, तो क्या सबके पास अगर बैलेट पेपर के माध्यम से उन्हें वोट देने का अधिकार मिल जाए तो मैं समझता हूं कि अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली देखना होगा। लेकिन सर इस बीच में ये भी एक बड़ी चुनौती होगी कि जो कोरोना के मरीज हैं, जो कोरोना पॉजिटिव हैं, वो कैसे अपना मत का अधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, उनके लिए भी एक घंटे का टाइम का ड्यूरेशन दिया गया है। जैसे इस बार 7 बजे से ही वोटिंग शुरू होगा और 6 बजे तक होगा। अमूमन आप देखते होंगे कि 5 बजे वोटिंग समाप्त हो जाता था, तो 1 घंटा वैसे ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए दिया गया है। अब वो जो पॉजिटिव मरीज हैं और अगर बहुत बेड रीडन नहीं हैं या उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल बहुत डाउन नहीं किया है, फिर भी वो पॉजिटिव हैं, तो एक डिस्टेंसिंग का पालन करके 1 घंटा उन्हीं के लिए दिया गया है कि 1 घंटा में सिग्रीगेट कर करके हम कोरोना पॉजिटिव मरीज को जो होंगे उनको हम मतदान के लिए बुलाएंगे और उनसे मतदान करवाएंगे। तब तक 5 बजे तक जो सामान्य जो मतदाता होंगे उनकी भीड़ समाप्त हो जाएगी या उन्हें हटा दिया जाएगा और फिर वो कोरोना पॉजिटिव मरीज को लाइन में लगा कर। निश्चित तौर पर ये आपने काफी अहम जानकारी हमारे दर्शकों को दी है कि लास्ट का जो 1 घंटा होगा, यानी शाम 5 बजे से 6 बजे तक जो 1 घंटा होगा वह उन कोरोना मरीजों के लिए होगा जो अपने घर में रहेंगे। जब भीड़ खत्म हो जाएगी फिर उनको लाया जाएगा और उसके बाद वह अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन सर सबसे बड़ी बात है कि जैसा कहा गया है कि कोई भी नेता केवल 5 लोगों के साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे, तो बिहार में आपको लगता है कि ऐसा संभव है? क्योंकि बिहार में जब तक जो नेताजी हैं वह अपने सैकड़ों काफिला के साथ नहीं आते हैं, तो लगता नहीं है कि हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में नेताजी का दौरा हो रहा है या कोई चुनाव प्रचार चल रहा है। देखिए, नेताजी अपने तरीके से बात को समझाने की कोशिश करते हैं और जो अभी तक जो ट्रेडिशन रहा है, जिस तरह से बड़ी बड़ी रैलियां, उन रैलियों में गोलबंदी, उसमें सामाजिक समीकरण, जातीय ध्रुवीकरण की बात होती है और फिर अंत में इमोशनल कार्ड खेला जाता है, उसकी संभावना इस बार कम लगती है। क्योंकि जब 5 लोगों के साथ आप जाएंगे और अगर समय बहुत निर्धारित है तो उस समय में बहुत बड़ी बड़ी रैलियां नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो दूसरा पक्ष है कि अब लोकतंत्र हमारा और मैच्योर्ड हो रहा है और अब जनता समझ चुकी है, मतदाता भी जो हैं वो मन बना करके बैठे हुए हैं। उम्मीदवार जो हों, ठीक है, कुछ व्यक्तिगत उम्मीदवारों के प्रति उनका एक अपना इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन ऐसे पार्टियों के प्रति मतदाताओं के मन में चीज़ें है कि हमें कैसे मत देनी है, किसको मत करनी है, किसके पक्ष में वोट डालनी है। तो अगर 5 लोग भी जाते हैं डोर टू डोर कैंपेन में और अगर वो अपनी बातों को, चूंकि इस बार सबसे ज़्यादा सहारा लिया जाएगा वर्चुअल जो हमारे पास जो टूल्स हैं उसके, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, या चाहे हमारे पास जो छोटे छोटे और भी जो स्रोत हैं जिसके माध्यम से हम जनता से कनेक्ट होंगे। लेकिन सर अभी भी बिहार में कई ऐसे गरीब जनता है जिसके पास ना फ़ोन है, ना स्मार्टफोन है, ना वो अगर छोटा वाला कीपैड की बात करें वो भी फ़ोन अवेलेबल नहीं है। तो वो उसके पास जो जनता है या उसके पास जो नेता है या पॉलिटिकल पार्टी, वो कैसे पहुंचेगी? उनके लिए काफ़ी परेशानी होगा। हाँ, निश्चित रूप से वो जो भी उम्मीदवार होंगे या जो पार्टी होगी जिसके वो उम्मीदवार होंगे,
तो उनके सामने लगेगा कि हम तो वन वे बोल रहे हैं। मान लिया जाए कि कोई गांव में कोई टेलीविज़न के माध्यम से या कोई ऐसा ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक व्यक्ति जो हैं वो फेसबुक लाइव पर हैं और पूरा लोग उनके मतदाता बैठ करके उनकी बातों को सुन रहे हैं, वो कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये वन वे होता है। वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो जो जिंदाबाद मुर्देबाद के नारे लगते थे तो जनता का रिएक्शन पता चलता था। इस बार थोड़ा रिएक्शन कम पता चलेगा, चूँकि 5 लोगों के साथ अब कैंपेनिंग करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह सीमित ही होगा, बहुत अधिक आप नहीं लोगों के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। और ठीक आपने इशारा किया कि वैसे मतदाता जिनके पास न कोई डिजिटल इस एरा में न कोई वैसा एंड्रॉयड मोबाइल है, न कोई टूल्स है, न फेसबुक लाइव को समझ रहे हैं, वो तो अपने नेताओं को मंचीय भाषण सुनते थे और उसके आधार पर वो मूड बनाते थे और फिर जाकर के उनके पक्ष में मतदान करते थे, उसका अभाव दिखेगा। लेकिन हम समझते हैं कि फिर मैं दोहरा रहा हूँ, हमें लगता है कि वो हमारी बात 5 वर्ष तक तो वो ऑब्जर्व ही तो करते रहते हैं कि 5 वर्ष तक हमारे हित में सरकार ने क्या किया या चीज़ें कहाँ छूटी, या अगर इनसे हम संतुष्ट नहीं हैं तो हम व्यवस्था को कैसे बदलेंगे। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो कनेक्ट होंगे नहीं होंगे, लेकिन इतना मैच्योर्ड लोकतंत्र जरूर हो गया है कि उस गांव में, उस टोले में भी जो लोग हैं आज जागरूक हैं, चीज़ों को वो समझते हैं। अब कनेक्ट होने के लिए एक माध्यम जो एड्रेस होता था रैलियों के द्वारा, उसका तो अभाव दिखेगा, लेकिन वर्चुअल माध्यम से हम समझते हैं कि इनकी कोशिश होगी कि अपना साधन भी प्रोवाइड करके या जो लोग सक्षम होंगे उनके माध्यम से उनसे कनेक्ट होने की ये कोशिश करें। लेकिन सर अभी तक अगर बिहार चुनाव की बात करें तो अभी तक ऐसा देखा जाता था, हजारों की संख्या में रैली, नेता पहुंचते थे, संख्या देखते थे, उसके बाद वो एक तरीके से कहें तो अपने आप को देखते थे कि मैं कहाँ एग्जिस्ट कर रहा हूँ। अगर मेरे रैली में संख्या लाखों तक पहुंच गई है, इसका मतलब है कि मेरी जीत सुनिश्चित है। लेकिन इस बार क्या होगा, कैसे, जैसे नरेंद्र मोदी की रैली होती थी तो ऐसा माना जाता था कि आसपास के अगर 10 विधानसभा है तो उसका प्रभाव चुनाव में दिखेगा, लोग टर्न अप होंगे एनडीए के तरफ, मोदी के तरफ। लेकिन ऐसा इस बार कुछ नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, आपने सही कहा। वो न केवल उनका उत्साहवर्धन होता था उस भीड़ को देख करके, उनके कार्यकर्ताओं में एक उत्साहवर्धन होता था, बल्कि जो उनके विरोधी होते थे उन पर भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता था। अबर तो बड़ा साइलेंट मतदाता होंगे, पता नहीं चलेगा, चूंकि भीड़ तो इकट्ठा करनी नहीं है। तो अगर ये कोरोना काल में चुनाव हो रहा है और उस कोरोना काल में चीज़ें अगर नहीं निकल के आ रही है, फिर मैं तो वही कह रहा हूँ कि जब तालियों की गड़गड़ाहट उन्हें नहीं सुनाई पड़ेगी, वो भीड़ का दृश्य उन्हें नहीं दिखाई पड़ेगा, वो जिंदाबाद के नारे नहीं सुनाई पड़ेंगे, तो अंतिम तक जब तक काउंटिंग नहीं हो जाता है, परिणाम नहीं आ जाता है, तब तक तो उनकी धड़कन बढ़ी रहेगी कि भाई जनता हमारे पक्ष में मत किया या जनता ने हमारे विरोध में मत किया। वो जो तालियों की गड़गड़ाहट और जिंदाबाद के नारे और जो रैलियों में जिस उपस्थिति के तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो तो चुनाव के पहले दृश्य को स्पष्ट कर देता था। आप लोग भी जब कवर करते होंगे तो देखते होंगे, तो इसको कवर करते होंगे कि रैलियों की भीड़ बता रही है कि इशारा किस तरफ से है। तो वो जो भीड़ का इस बार इशारा नहीं होगा तो थोड़ा मतदाता भी साइलेंट होंगे और बाकी लोगों को भी एनालाइज करने में जब तक परिणाम नहीं आएगा थोड़ी कठिनाई होगी। तो चलिए इस चर्चा को यही खत्म करते हैं। देखना बिल्कुल नया होगा, क्योंकि यह कोरोना संकट के बीच चुनाव हो रहा है, तो मेरे लिए और आपके लिए यह बिल्कुल नया चुनाव होगा बिहार विधानसभा का। और इससे पहले इस तरीके का चुनाव आज तक नहीं हुआ है। जो मतदान कर्मी होंगे पीपी किट पहन के होंगे और निश्चित रूप से जो उनके सामने मतदान देने बिहार की जनता जाएगी वो भी ग्लव्स लगाकर और मास्क पहन के रहेगी। अब ऐसे में परेशानी उन नेताओं को होगी, उन पॉलिटिकल पार्टियों को होगी जो चुनाव से पहले जनता की नब्ज टटोल लेते थे और अपनी जीत का दावा करते थे। उनके लिए इस चुनाव में चुनाव नतीजे के पहले दावा करना बिल्कुल मुश्किल होगा।